औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल वाला सेक्शन जो पढ़ा था, जो 1.5 हदीस हमने पढ़ी थी, उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगा और कुछ लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल लगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे चलेंगे तो आगे थोड़ा एनिमल्स के अंदर आसानी हो जाएगी। ये कैमल्स सबसे ज़्यादा मुश्किल थे। उसके बाद शीप की है, और आगे हम एक और हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हदीस है उसमें काउस की डिटेल पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा जैसे इसके अंदर टाइप्स थी कैमल्स की। और उसकी आई थिंक रीज़न ये भी है एक कि ऑब्वियसली कैमल्स जो हैं वो अरब्स के उस वक्त भी और अभी भी, यानी जो इनकी रेसिंग वगैरह होती है अगर आप देखें कैमल्स की, तो अभी भी उनके लिए बहुत प्रेशस है। लेकिन उस टाइम पे तो कम्प्लीटली जो अरब्स की वेल्थ होती थी वो ये कैटल्स के अंदर प्राइमरीली जो ऊँट होते थे वो होते थे। और बहुत सारी अहादीस के रेफरेंस अगर आप पढ़ें जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी बड़े रिवॉर्ड की बात की है तो उसमें ऊँटों का जिक्र किया है कि जैसे अगर कोई शख्स भी, जो एक हदीस है कि जिसका मफहूम है कि कोई शख्स भी तुम्हारे गाइड करने से अगर सिंगल पर्सन भी गाइड हो जाता है तो इट इज़ बेटर फॉर यू देन 100 रेड कैमल्स। तो उस ज़माने में क्योंकि वेल्थ जो ओरिजिनल, जैसे हमारे यहाँ रोज़ रॉयस है या इस किस्म की गाड़ियाँ हैं, तो वो एक वेल्थ समझी जाती है। इसी तरह उस ज़माने में जो सुर्ख ऊँट हैं या ऊँटों की डिफरेंट टाइप्स होती थी, डबल कोहान वाले, सिंगल कोहान वाले, उनको ही प्राइमरीली अरब्स वेल्थ समझते थे। तो लिहाजा इसलिए जो कैमल्स की ज़कात है, क्योंकि कैमल का हर्ड उनके पास बड़ा होता था और उसकी ज़कात है उस वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन इंशाल्लाह आज हम शीप की करेंगे और आगे करेंगे तो आसानी होगी। सो थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको एक दफ़ा क्विकली, जो हमने कल टाइप्स पढ़ी थी। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। बिंतु मखाज जो थी हमारे पास, ये वो फीमेल थी। अच्छा, मैं अब आपको, क्योंकि फीमेल कैमल या बार बार कहना लंबा पड़ जाता है, तो मैं बच्ची ही कह दूंगी आपको, आप समझ जाएगा कि कैमल की बच्ची की बात हो रही है। ठीक है। सो बिंतु मखाज जो है ये वो बच्ची है, फीमेल है, जो कि 1 साल अपना कंप्लीट कर चुकी होती है और दूसरे साल में लगी होती है। और इसको मखाज क्योंकि कहते हैं लेबर पेन्स को, तो इसलिए ये जब 1 ईयर की हो जाती है तो जो उसकी मदर होती है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो प्रेग्नेंट यानी प्रेगनेंसी लेबर से रिलेटेड सिचुएशन में आ जाती है। इसलिए बिंतु का मतलब है बेटी, और ऑब्वियसली बेटी है तो फीमेल है। और मखाज जो है वो लेबर यानी लेबर वाली की बेटी, ये आप समझें इसका मतलब है। और इसलिए ये फीमेल कैमल है जो कि 1 साल अपना कंप्लीट कर चुकी है और सेकंड ईयर में लग चुकी है। ठीक है। इब्नु लबून जो है, इब्न कहते हैं बेटे को, मेल है ऑब्वियसली, लबून लबन से है जिसको मिल्क से डिराइव्ड है ये। और ये उस मेल बच्चे को कहते हैं, कैमल के बच्चे को, जिसकी अम्मा जो है वो जो पहला बेबी है यानी जो उसका छोटा भाई है उसको पैदा करके और फीडिंग स्टेज में आ गई है, यानी फीड कराने वाली का बेटा। तो ये क्या होता है, ये सेकंड ईयर अपना जो है वो कंप्लीट कर चुका होता है और थर्ड ईयर के अंदर लगा होता है। यानी जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट जब होगा तो तब अम्मा प्रेग्नेंट हो जाएगी, जिसको हमने बिंदु मखाज में डाला था। और जब फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट होगा तो ये प्रेगनेंसी होगी। सेकंड ईयर उसका जब कंप्लीट होगा तो जो बेबी है यानी अगला वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो दुनिया में क्योंकि आ चुका होगा तो उसको मदर फीड कर रही होगी, इसलिए इब्नु लबून या बिंतु लबून कहलाएगी। यानी 2 ईयर्स कंप्लीट करके थर्ड ईयर में लगा होगा। उसके बाद हिक्का जो है वो फीमेल है जो कि 3 ईयर्स कंप्लीट करके फोर्थ में लगी होगी, और ये एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जवान कैमल होगी, फीमेल, जो कि मेटिंग के लिए भी तैयार होगी। इसके ऊपर राइडिंग भी की जा सकती है, इसको सामान उठाने, लोडिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सफ़र पे भी ले जाया जा सकता है। और जज़ा जो है ये 4 ईयर ओल्ड कैमल है जो कि फिफ्थ ईयर अपना स्टार्ट करेगी, और ये बेसिकली थोड़ी बूढ़ी हो जाएगी क्योंकि इसके दांत शेड करने लग जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमने कल की थी तकरीबन फ्री ग्रेजिंग तक, मैंने आपको इस पॉइंट तक, ये देखें ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया था। ठीक हो गया। सो आज हम इसके आगे चलते हैं। अच्छा, अब पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उर्दू की ट्रांसलेशन, या जो आपके पास इंग्लिश है फिर आप उधर से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हदीस बहुत लंबी है, तो अगर हम उसको पूरा पढ़ेंगे तो फिर हम एंड में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो अब जो है वो आपके पास भेड़ का निसाब शुरू हो गया। अब इसके अंदर भेड़ भी है, इसके अंदर बकरी भी आएगी, इसके अंदर दुम्बा भी आएगा, यानी उस लेवल का जो भी जानवर है, जिसको आप कुछ भी कह लें, छतरा कह लें या आई डोंट नो कौन क्या क्या नाम होते हैं अब। लेकिन बहरहाल ये आपको छोटे वाली जो साइज़ की हैं जिसमें भेड़ वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम जब कुर्बानी करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऊंट वाली क्लास होती है, फिर एक काउज और वो जो बैल होते हैं उनकी वाली क्लास होती है, और एक फिर ये जो सिंगल सिंगल यूनिट वाले होते हैं जिसमें एक हिस्सा होता है उसकी क्लास होती है, जिसमें बकरा आ जाता है, दुम्बा आ जाता है, भेड़ आ जाती है, ये सारी। तो बेसिकली ये सारे जो भेड़ वाले लेवल के हैं, शीप हो गई या गोट हो गई,
उनके ऊपर जो ज़कात होगी उसकी बात अब स्टार्ट हुई है। सो इसका निसाब जो है वो 40 है। अब जो कैमल था वो बड़ा जानवर था, उसका निसाब आपको याद है कि वो 5 कैमल थे, ठीक है। इसका जो निसाब है वो शीप का 40 है, यानी मिनिमम 40 होंगी। तो 40 के ऊपर निसाब है, तो 40 से आपको, यानी किसी के पास अगर 39 शीप हैं तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। और वही बात कि अगर वो अपनी मर्जी से अल्लाह ताला के रास्ते में कुछ देना चाहता है तो वो सदक़े में काउंट होगा, और सदक़े के तौर पे वो अगर 39 पे भी कुछ देना चाहता है तो दैट्स फाइन, वो सदका हो जाएगा। बट 40 उसकी क्रॉसिंग लाइन है, और 40 से लेकर अब इसका जो ब्रैकेट है वो ज़रा बड़ी बड़ी हैं। जैसे कैमल्स के अंदर हमें प्रॉब्लम ये थी कि कैमल्स में हमें कभी जो है वो 10 का हिसाब बढ़ रहा था, कभी 15 का हिसाब बढ़ रहा था। इसके अंदर डायरेक्ट जंप है फ्रॉम 40 टू 120, ये तकरीबन आप सोचें कि ऑलमोस्ट 80 का फिगर इसके अंदर क्रॉस कर गया है। तो 40 से 120 जो है उसकी रेंज के अंदर, यानी ये दोनों नंबर इंक्लूडेड हैं। अगर किसी के पास 40 शीप हैं या 120 शीप हैं या इनके बीच का कोई भी फिगर है, तो उसको एक शीप देनी है। अगर भेड़ें हैं तो भेड़ देगा, अगर बकरियां हैं तो बकरी देगा, और अगर दुम्बा है तो दुम्बा दे देगा, ठीक है। 1 शीप आपने ज़कात देनी है। उसके बाद 121 से 200, अगेन देखें बिग जंप है। 121 से लेकर अगर 200 तक हैं तो उस पर 2 शीप दी जाएंगी। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। फिर 201 से लेकर अगर 300 तक है, अनदर तकरीबन 100 का की जंप है, उसके ऊपर 3 शीप दी जाएंगी। और 301 से 400 है तो 4 शीप, ठीक है। यानी 301 से 400, यानी जितनी आपकी 100 प्लस होती जाएंगी उसके बाद तो उसके ऊपर आपकी जो है वो शीप एक एक शीप बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यानी इसका जो आसान है वो ऑलमोस्ट 80 की जंप है या 100 की जंप है, ठीक है। सो ये ईजियर है। सो अब आप दोबारा इसको रिवाइज करें। 40 जो है वो आपका निसाब है शीप का। 40 से 120 यानी 80 की जंप तकरीबन आई। 120 के ऊपर आपने एक शीप देनी है। 40 से 120, 121 से लेके 200, फिर दोबारा 80 की जंप आई, उसके ऊपर 2 शीप है। और फिर 200 के बाद 201 से लेके 300 तकरीबन 99 की जंप आई, जिसके ऊपर 3 शीप हैं। फिर इसी तरह 301 से 499 की जंप आई, इसके ऊपर भी 4 शीप हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आप फिर 401 से लेके 500 और इसी तरह आप करते जाएंगे, शीप उसके हिसाब से काउंट होगी। अच्छा, अब इसमें पहले हम ये वाली जो हमने 4 बॉक्सेस पढ़े हैं इसकी जो लाइन है वो हम पढ़ लेते हैं। जस्ट लेट मी सी। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास जो उर्दू की पीडीएफ है उसमें 391 पेज है। तो ये आप देखें ऊपर की लाइन हमने पढ़ ली थी कि जो उन्होंने कहा था कि इनका मालिक चाहे और बकरियों की ज़कात। अब बकरियों की ज़कात हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। और बकरियों की ज़कात के जो बाहर चरने जाती हों, ये देखें आपको याद होगा, बाहर चरने जाती हों 40 से लेकर 120 की तादाद पर सिर्फ एक बकरी ज़कात में वसूल की जाएगी। जब ये तादाद 120, ये अब आपको बाहर चरने जाने वाले अगर पॉइंट याद हो तो ये देखिए पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको ये कहा था फ्री ग्रेजिंग। यानी हमने कल ये बात की थी कि अगर कोई शख्स, जैसे डेयरी फार्म वगैरह होता है उसके अंदर, अगर वो गाय या बकरी या जो उसकी भैंसें हैं या ऊंट है उसको वो खुद चारा खरीद के खिला रहा है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। और मैंने आपको फिर डिटेल में समझाया था कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द ईयर वो खरीद के खिला रहा है तो फिर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर चंक ऑफ द ईयर यानी मेन बल्क ऑफ द ईयर में अगर वो बाहर घास चल रही है और 1-2 महीने जब बर्फ़ पड़ रही है तो फिर उसको ला के खिला रहे हैं, उस पर ज़कात होगी। तो इस यही बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है कि बकरियों की ज़कात कि जो बाहर चढ़ने जाती हूँ, क्योंकि बाहर चढ़ने वाली पे जो ओनर है उसका कोई खर्चा नहीं है तो लिहाजा वो ज़कात देगा। बट जो खुद ला के खिला रहा है उसकी, क्योंकि खर्चा ऑब्वियसली खाने पे भी हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा है। सो लिहाजा फ्री ग्रेजिंग की बात हो रही है कि 40 से लेकर 120 की तादाद पर सिर्फ एक बकरी ज़कात में वसूल की जाएगी। जब ये तादाद 120 से बढ़कर 200 तक पहुंच जाए, यानी 121 से लेकर 200 तक पहुंच जाए तो 2 बकरियां ज़कात में वसूल की जाएंगी। जब 200 से बढ़कर 300 तक पहुंच जाएगी तो 3 बकरियां वसूल की जाएंगी। जब तादाद 300 से बढ़ जाएगी तो हर 100 पर एक बकरी वसूल होगी, ठीक है। तो यानी हर 100 के ऊपर एक वसूल होगी। जो कट ऑफ पॉइंट है यानी 400 फिर 500 600 जितने भी है वो एक एक बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से। जब ये सॉरी वसूल हो, अगर किसी की बाहर जंगल में चरने वाली बकरियां 40 से एक भी कम तादाद में हैं तो मालिक पर कोई ज़कात नहीं, ठीक है। 40 मैंने आपको बता दिया कट ऑफ टाइम है, कट ऑफ रेंज है, निसाब है बेसिकली। ज़कात नहीं सिवाय ये कि मालिक चाहे। और ये वही बात है जो हमने कैमल में की थी कि अगर 5 से कम है किसी के पास तो अगर वो फिर भी देना चाहे तो वो दे सकता है, क्योंकि वो सदक़े में काउंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर किसी के पास 40 से कम बकरियां हैं, वो अगर 39 38 या उसके पास 4-5 भी हैं उसमें से अगर देना चाहे तो वो सदक़े में काउंट हो जाएगा। ज़कात के डर से, अच्छा अब ये अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। चाहे तक हमने बेसिकली पढ़ा है। और अब अगला पॉइंट जो है वो ये देखें, ये वाला जो ये बॉक्स है, ये मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ जो यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं पहले।
ज़कात के डर से ना तो अलग अलग चरने वालियों को इकट्ठा किया जाए और ना ही इकट्ठे चरने वालियों को अलग अलग किया जाए। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है कि उस जमाने में भी ऐसा होता था, और जैसे कि आपको पता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए फ्रॉड करते हैं, तो इसी तरह ज़कात से भी बहुत सारे लोग उसको दिल से नहीं देते, और उसको एक बड़ा मुश्किल उनके लिए होता है ज़कात निकालना। तो वो क्या करते थे कि और आजकल के ज़माने में भी आई एम श्योर के करते होंगे, क्योंकि हमारा तो पाला नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। बट ये क्या करते थे कि जो जैसे दो लोग हैं जो नेबर्स हैं, और उनके पास लेट्स अज्यूम के बकरियां हैं, तो वो बल्कि कैमल्स की बात ही करते हैं, क्योंकि कैमल्स के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की हुई है। तो कैमल्स हैं, लेट्स अज्यूम के दोनों के पास कैमल्स हैं। अब ज़कात के अंदर गड़बड़ करने के लिए कभी तो वो क्या करते थे कि जो दोनों नेबर्स हैं वो अपने कैमल्स को ज्वाइन करके शो करते थे कि ये जो पूरा हर्ड है ये एक ही बंदे का है, जहां पर उनको फायदा हो रहा होता था। और कभी कभी क्या करता था कि एक बंदा अपने दोस्त से कहता था कि यार मुझे ज़कात ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ऐसा करते हैं मैं ये शो करूंगा जब ज़कात कलेक्टर आएगा कि ये जो बड़ा हर्ड है ये अकेला मेरा नहीं है, इसमें ये तुम्हारे मतलब लेट्स अज्यूम के आधे ऊंट तुम्हारे आधे मेरे। ठीक है, अब अगर इसमें होता क्या था, फ्रॉड किस सेंस में होता था, एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ कि अगर किसी के पास लेट्स अज्यूम के, अगर मैं पीछे चलूं वापस स्लाइड पे, ये वाले जो बिनते लुबून वगैरह की हमने बात की थी, एग्जाम्पल आपको ये दे रही हूँ कि अगर एक बड़े ग्रुप को दो में तोड़ लिया जाए तो उससे कैसे फायदा होगा। उससे कैसे फायदा होगा, लेट्स अज्यूम कि अगर इस वाले ग्रुप में आप देखें कि किसी के पास सॉरी इस वाले में किसी के पास जो है वो 48 कैमल्स हैं, लेट्स अज्यूम। ठीक है, 48 कैमल्स होंगे तो वो ज़कात में कौन सी वाली कैटेगरी में पड़ेगा, एक हिक्का। और एक हिक्का, हिक्का क्या चीज थी, वो वाली जो परफेक्टली मतलब फुल जवान जो थी फीमेल कैमल, जिसके ऊपर राइडिंग भी पॉसिबल थी, सामान ढोना भी पॉसिबल था, और मीटिंग के लिए भी वो तैयार थी। तो अब लेट्स अज्यूम कि उसके पास 48 कैमल्स थे और एक हिक्का उसकी ज़कात बनती थी, तो वो चालाकी क्या करे, वो 48 को दो हिस्सों में डिवाइड करे अपने किसी फ्रेंड को बुला के जब ज़कात कलेक्टर ने आना है तो वो ये कहे कि ये जी 24 मेरी हैं और 24 मेरे दोस्त की हैं। तो जब 24 48 में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये 24 वाली कैटेगरी कहाँ से आ गई, ये वाली कैटेगरी आ गई। देखें मैं जिस पे कर्सर हिला रही हूँ, 24, 24 जो है वो आपका वाली कैटेगरी में क्या आ रहा है कि 24 और लेस कैमल जो है उस पे एक शीप देनी है। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी एक हिक्का बचा के दो भेड़ें या बकरियां जो है वो उसने दे दी जक़ात में। चालाकी की ना, यानी जो अपना एक मास्टरपीस था उसके पास, यानी जो एक ब्रीडिंग फीमेल जिसकी जवान थी, जिसके ऊपर बोझ भी डाला जा सकता सारी, वो उसने बचा ली और उसकी जगह दो बकरियां कलेक्टर को दे दी। कि उसने कहा कि ये तो 48 कैमल्स मेरे नहीं है, 24 मेरे हैं, 24 इस दूसरे बंदे के हैं। ठीक है, तो इसमें ये चालाकी की तो उसने अपनी ज़कात में गड़बड़ करके और अपनी सिस्टम बचा लिया। इसी तरह कंबाइन करने में क्या सिचुएशन है, कंबाइन करने में कोई दो लोग हैं जो नेबर्स हैं, दोनों के पास ऊँट हैं। अब ज़कात कलेक्टर के आने का टाइम हुआ, साल हो रहा है और उनको पता है कि अब उसने आना है, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों के पास जो है वो लेट्स अज्यूम के 35 ऊँट थे, 35। अब 35 वाले में जो है वो एक क्या हो गया, एक बिंतु मुखाज जानी है। ठीक है, 35 ये देखे ना। अब दोनों के पास 35 थे, तो उन्होंने क्या किया चालाकी कि उन्होंने दोनों नेबर्स ने कहा कि हम जोड़ लेते हैं, और हम जोड़ के 35 + 35 कर लेंगे तो कितना हो गया, 70 हेयर इस कैटेगरी में आ गए। जब दोनों ने जोड़ लिया और 70 की कैटेगरी में आ गए, तो उन्होंने एक दांत गिरने वाली जो जजा थी वो दे दी। यानी अपनी जो ये वाली थी बिन्तो मुखाज जिसने अभी बड़ा होना है और वो सारा, उसके बजाय उन्होंने क्या किया कि ये वाली निकाल दी। तो एक्चुअली यानी वो जो 35 वाली दो बिंतु मुखाज निकलनी थी ना, यानी ये आप सोचें कि जो दो दोस्त हैं, यानी दो नेबर्स हैं, उनके पास दोनों के पास अगर 35 हैं तो दो बिंतु मुखाज जानी थी, 35 एक की और 35 एक की। तो दोनों ने जोड़ के दो जानवर देने के बजाय एक बूढ़ी जजा जो है वो दे के अपनी जान छुड़ा ली। ठीक है, सो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात में समझा रहे हैं कि अगर जो सॉरी ये मेरे बार बार जो पॉइंट है वो गुम जाता है, ज़कात के डर से ना तो अलग अलग चरने वालियों को इकट्ठा किया जाए और ना ही इकट्ठे चरने वालियों को अलग अलग किया जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि ज़कात में फ्रॉड करने के लिए किसी जो दूसरा हर्ड है उसको ज्वाइन भी ना करें, ताकि आप की जो अच्छी वाली कोई भी चीज़ है वो जाने से बच जाए, यानी जवान वाली जो फीमेल है वो जाने से बच जाए, और अपने बड़े हर्ड को ब्रेक करके ये छोटे वाले में भी ना करें कि पता चले आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, आप दो भेड़ या दो बकरियां दे के अपनी जान छुड़ा लें। ठीक हो गया, ये तो हमने बात कर ली। अब अगला पॉइंट इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हदीस ये बयान की जा रही है कि और जो जानवर दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका हों वो मसावी तौर पर ज़कात का हिस्सा निकालें। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये पॉइंट ये है कि अगर दो लोगों का बिजनेस है और उनके पास मवेशी हैं मिल के, यानी पार्टनरशिप है।
अब पार्टनरशिप में लेट्स अज्यूम के दो भाई हैं या दो कोई भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास पार्टनरशिप में, यानी उनकी जो बकरियां हैं वो चरवाहा लेके भी खटा जाता है, वो रहती भी एक ही फेंस वाले एरिया में है, हर चीज सेम सेम है। और पार्टनरशिप इस तरह है कि लेट्स अज्यूम के एक की 10 बकरियां हैं और एक की 20 बकरियां हैं या 40 बकरियां हैं, इस तरह 10:40 की रेशो है उनकी। तो उस केस में क्या कह रहे हैं कि जब ज़कात के लिए आएगा, लेट्स अज्यूम के 40 बकरियां हैं, ठीक है, तो 40 बकरी जो है वो आपके पास इस वाली कैटेगरी में आ जाएगी, जिसमें एक बिंतु लबून जो है, ये वाली, ठीक है। 40 अगर हैं, 10 एक फ्रेंड के हैं और 30 एक के हैं, लेकिन क्योंकि वो पार्टनरशिप में है तो इकट्ठे ही उनका बिजनेस चल रहा है, तो एक बिंतु लबून जो है वो होगी। अब सवाल ये है कि बिंतु लबून जो है वो 10 वाले वाले में से निकाली जाएगी, जो जिस पार्टनर की 10 कैमल्स हैं उसमें से निकाली जाएगी, या 30 कैमल्स वाले पार्टनर से निकाली जाएगी। तो द पॉइंट इज दिस कि वो क्योंकि इकट्ठे जॉइंट बिजनेस है, तो एक बिंतु लबून निकाल दी जाएगी, और उसके जो वर्थ होगी, यानी जो उसकी प्राइस होगी, या आप समझें जो उसकी कीमत है, उसको फिर जो यानी 25% और 75% का पार्टनरशिप है ना बेसिकली, यानी 3 टाइम्स ज्यादा है, जिसके पास 10 है उसका 3 टाइम्स और एक्स्ट्रा जो है वो जो 40 वाली हो रही है टोटल, यानी 30 एक की हैं और 10 एक की हैं, तो 3 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, तो यानी 25% एक की हैं और 75% एक की हैं। तो लिहाजा जो बिंदु लगून है उसकी प्राइस में भी 1:3 की रेशो में, या 25% और 75% की कॉस्ट डिवाइड कर दी जाएगी, यानी वो जानवर किधर से भी निकलेगा, बट उसकी जो प्राइस है वो डिवाइड करके, और दोनों जो पार्टनर हैं उनकी टोटल एसेट के अंदर से ज़कात निकल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा, ये वाला पेज अब हमारा हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात उन्होंने क्या कही है इसके अंदर कि ज़कात की मद में, यानी ज़कात की जो ज़कात की जो आप कलेक्शन कर रहे हैं उसमें बूढ़ा और यानी अब बताया जा रहा है कि कौन कौन से नहीं कलेक्ट करने, यानी ज़कात के अंदर जो कलेक्टर है, ज़कात कलेक्टर, वो जब लेने गया है तो उसने कौन कौन से जानवर नहीं लेने ज़कात के तौर पे। एक तो ये कि ओल्ड एनिमल्स जो कि यूजलेस हो जाएं। ओल्ड एनिमल से मुराद ये कि अब वो बिल्कुल ही बूढ़ी हो गई है, यानी अब वो चलने फिरने के काबिल ही नहीं है, वो भेड़ है या बकरी है या जो भी है, कैमल है, वो इतना बूढ़ा हो गया है कि ना वो कोई काम कर सकता है ना कोई चलने फिरने के काबिल है। तो ऐसी केस में देखें, ज़कात जो है वो जो ले रहा है वो ज़कात उसने अपने पास तो नहीं रखनी ना, उसने आगे किसी गरीब को वो जाएगी ज़कात। तो उसमें बूढ़ा एनिमल इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि जिसको ज़कात दी जाएगी उसके वो किसी काम का नहीं होगा। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं कि ज़कात की मद में बूढ़ा और ना यक चशम जानवर, यक का मतलब एक आंख वाला जानवर, यानी जिसकी आंख फूटी हुई हो, और ना सांड लिया जाए। सांड कहते हैं मेल जो होता है, जो भी बुल है या उसको कहा जा रहा है। अच्छा, अब जो सिख है या जिसके अंदर फॉल्ट है उसका भी यही प्रॉब्लम है कि आपने तो ले लिया, ज़कात कलेक्टर ने तो ले लिया, लेकिन जब वो ज़कात के तौर पे किसी गरीब को दिया जाएगा, तो अब अगर उसके अंदर वो जानवर ही बीमार है, तो जो बेचारा जिसको ज़कात के तौर पे वो मिला है वो क्या उसके साथ करेगा, वो अगर उससे कुछ काम लेना चाहेगा तो वो भी नहीं ले सकेगा, और उल्टा दवाइयों का या इलाज का खर्चा उसके ऊपर पड़ जाएगा। तो बेसिकली इस्लाम जो ज़कात रिसीव करने वाला है उसकी फलाह भी देखेगा और ज़कात देने वाले की फलाह भी देखेगा। तो लिहाजा जो सिख है या अगर उसके अंदर कोई नुकसान है, नुक्स है, जैसे हम कुर्बानी के अंदर भी ये बात देखते हैं कि अगर बीमार है या अगर उसके अंदर नुक्स है तो हम कुर्बानी के लिए नहीं लेते जानवर वो, इसी तरह इसलिए मना किया गया कि ओल्ड एनिमल नहीं लेगा ज़कात कलेक्टर उसमें से ज़कात के तौर पे, सिक और जो फॉल्टी है उसको नहीं लेगा, और तीसरी चीज़ ये कि मेल शीप गोट या बुल वो नहीं लेगा। उसकी रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो ये कि जो मेल, हमने ये बात की थी कि जो एनिमल्स कैटल के अंदर होते हैं ये ब्रीडिंग के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली। तो अगर ज़कात कलेक्टर मेल जो भी गोट है या शीप है या जो भी है बुल है उसको ले लेगा, तो जो ज़कात दे रहा है उसके लिए मसला ये होगा कि उस वो ब्रीड कैसे कराएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। और जो ज़कात रिसीव करेगा, यानी जिसको ज़कात जो मोहताज है शख्स जिसको ज़कात दी जा रही है, वो मेल, हमने ये बात की थी कि वो मेल का क्या करेगा, क्योंकि जो कैटल्स हैं उसमें फीमेल ज़्यादा प्रेशियस होती है, हमने ये बात की थी, क्योंकि फीमेल दूध देती है, फीमेल बच्चे देती है, तो उससे जो गरीब है इंसान उसका फ़ायदा होगा। तो अगर आप मेल जो बुल है या मेटिंग वाला जो बुल है या गोट है वो ले लेंगे, तो उससे जो ज़कात देने वाला है उसको भी नुकसान हो रहा है और ज़कात लेने वाले को भी नुकसान हो रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मना किया है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने ये वाली 3 पॉइंट पढ़ लिए कि बूढ़ा नहीं लेना, एक आंख वाला फॉल्टी जानवर नहीं लेना, और सांड सांड नहीं लेना, ठीक है, सिवाय इसके कि ज़कात देने वाला आप चाहे। पॉइंट ये है कि अगर तो कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि वहां पर ज़कात देने वाला जो है वो देना चाह रहा है, यानी जो
जिसके ऊपर ज़कात लगती है वो देना चाह रहा है, या जो कलेक्टर है वो देखे कि एज पर सिचुएशन यानी उसके पास बाकी जो फीमेल्स हैं वो बीमार हैं या फॉल्टी हैं, तो फिर मेल ही उसमें बेहतर है। और ज़कात जो देने वाला है वो कह रहा है कि आप मेल ले जाएं, तो फिर ज़कात जो कलेक्टर है वो एज पर सिचुएशन ले भी सकता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है कि वो इस मेल जानवर ले या कोई सिक या ओल्ड एनिमल ले, लेकिन एज पर सिचुएशन हालात के हिसाब से वो उस वक्त डिसाइड कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं जी, हम चांदी के सिक्कों पे आ गए। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर यानी इसमें आपने समझना ये है कि आइडियली ये तीनों नहीं लेने, और स्पेशली मेल शीप और गोट के केस में एज पर सिचुएशन जो ज़कात कलेक्टर है या ज़कात गिवर है वो उस वक्त फिल मौका या फिल फॉर जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से ले भी सकता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि नहीं लेनी है आपने, ज़कात कलेक्टर ने ये तीनों टाइप्स नहीं लेनी, लेकिन मेल शीप और गोट के चक्कर में अगर उसको लगता है कि अभी सिचुएशन है या उस बेचारे के पास कोई और चीज़ है ही नहीं देने के लिए, तो फिर वो ले ले। अच्छा, इनका जो हॉल है वो ज़कात का 1 ईयर लूनर वाला ही है, यानी इसके अंदर चेंज नहीं है। ज़्यादातर जो हमारे पास ज़कात की कैटेगरीज हैं उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो लूनर 1 ईयर ही है, जिसमें एक्सेप्शन होगी, क्योंकि एक्सेप्शन हर रूल के अंदर होती है, तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने ये भी याद रखना है कि ये जो हमने कैटल पढ़े हैं पीछे जितने भी बकरियों की और कैमल्स की, ये जो कैटल हैं ये ट्रेड वाले नहीं हैं। ठीक है, यानी इनकी ज़कात जो है वो बाइंग, यानी ये जो एनिमल्स हमने बात की ये बाइंग सेलिंग वाले एनिमल्स नहीं हैं जिनको आप खरीदो फरोख्त करके और उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि जो ट्रेड गुड्स हैं वो डिफरेंट होंगी। ट्रेड गुड्स की जो हम ज़कात है वो ज़रा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। अभी जो हमने पीछे कैमल्स वगैरह की बात की है ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिकली दूध के लिए या जनरल बेनिफिट्स के लिए, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सहरा वगैरह हैं उसमें उन्होंने अपने पास ऊंट पाले होते हैं और उनका गुसर बसर ही उन ऊँटों के साथ हो रहा होता है, बकरियों के साथ हो रहा होता है। इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मेजोरिटी लोगों जो ऊपर वाले साइड के पहाड़ों पे लोग रहते हैं उन्होंने भेड़ बकरियां अपने पास पाली होती हैं। अब वो उन भेड़ बकरियों पे बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे होते, वो उन भेड़ भेड़ बकरियों के दूध और दही और इन चीज़ें मतलब मक्खन निकाल के बेच रहे होते हैं। तो बेसिकली वो उनका लाइफ स्टॉक होती हैं, यानी लाइफ स्टॉक इन सेंस कि वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते। तो जो ट्रेड गुड्स है जिसमें आप जानवर खरीद रहे हैं और प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, उसकी रूलिंग फर्क होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, और उसकी फिर ज़कात वगैरह भी डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम चांदी पर, यानी अभी फिलहाल हमारा इस हदीस के अंदर तकरीबन हमारा जो एनिमल्स का सेक्शन है वो खत्म हो गया। थोड़ा सा आखिर में इस हदीस के आखिर में थोड़ा सा और है, लेकिन बेसिकली ऑलमोस्ट हम वाइंड अप हैं एनिमल्स के रेफरेंस से। अब आ जाते हैं हम चांदी के ऊपर। आगे हदीस में बताया जा रहा है, और चांदी के सिक्कों का निसाब 200 दिरहम है, इसमें से 40वां हिस्सा ज़कात है। और अगर किसी के पास 200 दिरहम से 1 दिरहम भी कम है तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं, सिवाय ये कि इसका मालिक खुद देना चाहिए। यानी हर उसमें यही बताया जा रहा है कि निसाब अगर कम भी है, निसाब से कम भी है, तो अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए फिर भी देना चाहता है तो वो सदक़े में काउंट होगा और वो परमिसिबल है। यानी ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए थोड़े में से भी अपना सदका खैरात करते रहते हैं, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन स्टिल वो जो एक खजूर है उसमें से भी आधा आधा बांट के खाने के रवादार होते हैं। तो ऐसे केस में ये परमिसिबल है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम चांदी की, जो इसमें बात हुई है कि 200 दिरहम। अच्छा, अब याद ये रखिएगा कि ये जो दिरहम या दिनार की बात होगी ये करंट दिरहम या दिनार की बात नहीं हो रही, यानी जो आजकल के फी ज़माना है ये उस ज़माने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो दिरहम है उनकी बात हो रही है। और इनका ये चांदी के सिक्के होते थे जिनका एक वेट होता था, मिसकाल के अंदर इसको मेंशन किया गया है, लेकिन आसानी के लिए मैंने आपको, यानी जो स्कॉलर्स हैं, वैसे मैंने तो नहीं लेकिन स्कॉलर्स ही इसको कन्वर्ट करके उन्होंने जो भी, क्योंकि यूनिट्स है ना उस जमाने के यूनिट्स वेट के और मेजरमेंट वॉल्यूम वगैरह के, जैसे आपको याद होगा कि हमने बाबुल मियाँ के अंदर जो वॉल्यूम का पानी के वॉल्यूम्स के यूनिट्स पढ़े थे वो डिफरेंट थे, जो हम यूज़ करते हैं लीटर मिलीलीटर उससे डिफरेंट थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो प्रोफेटिक दिरहम है उसके 200 अमाउंट हमें कही गई है, जो कि हमारी जो चांदी है हम क्योंकि ग्राम्स यूज करते हैं तो उसमें निसाब बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जिसके पास 200 दिरहम से कम हो, यानी 200 दिरहम कट ऑफ है। और दिरहम कौन से हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दिरहम है जो चांदी के होते थे। तो उस कॉइन्स के अंदर वेट जो हमारे हिसाब से बनता है वो 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर है फी ज़माना, आजकल के ज़माने में। यानी आपके पास जो चांदी का निसाब आ गया इस हदीस से वो 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर आ जाएगा चांदी का, जिसमें से फिर आप क्या करेंगे, 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर का आप रेट निकालेंगे, जो कि जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने 2-3 दिन पहले देखा था पाकिस्तान में,
तो 10 ग्राम तकरीबन 3700 समथिंग की थी। चांदी बहुत सस्ती होती है, लाइक बहुत गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत सस्ती होती है। तो 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर जो है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर मैं आपको 10 ग्राम के रेट दे रही हूँ अंदाजन एक रफली, क्योंकि मेरा मैथ भी बहुत अच्छा नहीं है, तो अब अगर 3700 लेट्स अज्यूम है, तो उसके हिसाब से अगर आप 595 के निकालेंगे तो तकरीबन 2 लाख समथिंग बनेंगे, 595 ग्राम के। ठीक है, तो यानी आपने उसकी प्राइस निकाली, और प्राइस निकाल के, अच्छा दोनों तरीके हो सकते हैं कि 595 ग्राम जो है उसका टू, अगर आप परसेंटेजेस के साथ अच्छे हैं, आपका मैथ्स अच्छा है, तो फिर आप 595 ग्राम का 2.5% वेट में ही निकाल के और उसको एज इट इज चांदी को ही आप दे दें उसके अंदर ज़कात में। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसकी प्राइस निकाल लें 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की, और उस प्राइस की 2.5% आप ज़कात में कैश की फॉर्म में दे दें। तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। और ज़रूरी यही है कि इस निसाब के ऊपर एक लूनर ईयर गुजरा हो, फिर आपकी उस पे, यानी जिस दिन लेट्स अज्यूम कि आपके पास पिछले महीने तक 400 ग्राम चांदी थी। ठीक है, जैसे सेकेंड अच्छा, पिछले महीने तक आपके पास 400 ग्राम चांदी थी। ठीक है, तो रबीउल अव्वल का जब महीना शुरू हुआ तो आपको वो रबीउल अव्वल के अंदर किसी ने गिफ्ट दे दिया, और आपके पास 200 ग्राम चांदी गिफ्ट में आ गई। ठीक है, ये आपने खरीद ली, 200 ग्राम चांदी खरीद ली, तो 400 के ऊपर जब आपने 200 और ऐड किए तो अब आप 600 ग्राम हो गई। जब 600 ग्राम हो गई तो 595 ग्राम्स को वो क्रॉस कर गई, निसाब उसने क्रॉस कर लिया। तो अब आपने याद ये रखना है कि मेरा रबीउल अव्वल जो है उसके अंदर 600 ग्राम में मेरे पास निसाब आ गया था, और अब से आपका जो क्लॉक है या टाइमर है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये टाइमर आपका स्टार्ट हो गया, और जब अगला रबीउल अव्वल यानी पूरा 1 ईयर लूनर ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस वक्त जो जिस डेट पे आपके पास आया था, उस डेट पे आपने नोट कर लिया, आपने मोबाइल के अंदर अपने नोट्स में लिख लिया, अलार्म लगा लिया, जो भी 1 ईयर के बाद का। और उसके बाद अगर आपका थ्रू आउट द 1 ईयर आपके पास ये मेंटेन रही अमाउंट, यानी 595 ग्राम्स के ऊपर रहा, तो फिर आप 1 साल के बाद लूनर ईयर के बाद उस पर ज़कात निकालेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपके पास 4-5 महीने तक ये 595 ग्राम से ऊपर निसाब से ऊपर आपके पास चांदी रही, बट किसी की शादी आ गई और आपने उसमें से 300 ग्राम चांदी जो है वो निकाल के गिफ्ट कर दी। ठीक हो गया, तो अब आपकी जो चांदी है वो 600 ग्राम थी, तो 300 ग्राम आपने गिफ्ट कर दी, और गिफ्ट कर दी तो लेट्स अज्यूम के आपने जब गिफ्ट की तो आपके पास 300 ग्राम रहेगी। तो अब आप क्योंकि निसाब से नीचे आ गए हैं, तो अब आपका जो टाइमर है वो रुक जाएगा, वापस जीरो पे आ जाएगा। अब आप कंटिन्यू नहीं करेंगे टाइमर को गिनना, क्योंकि अब आप निसाब से नीचे आ गए। और जब आप लेट्स अज्यूम के फिर आपको कहीं से गिफ्ट मिल गई, या फिर अम्मी ने कुछ बनवा दिया, या फिर आपने खुद पैसे जमा करके चांदी खरीद ली, कोई इयररिंग्स खरीद लिए, कोई ज्वेलरी नेकलेस खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया चांदी का, और उसके बाद आपके पास फिर वो 600 595 ग्राम्स होगी, तो जब जब आपके पास 595 ग्राम्स को क्रॉस करेगी, तब से आपने अलार्म स्टार्ट करना है, अपनी जो टिकर है वो स्टार्ट करना है, और पूरा 1 लूनर ईयर कंप्लीट होने के ऊपर उसके ऊपर ज़कात लगेगी। अगर उसके पहले आप थ्रेशोल्ड से नीचे चले गए हैं, तो आप रुक जाएंगे, आप अपना टाइमर रोक देंगे, और आप वेट करेंगे कि ये दोबारा थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे, तो फिर मैं अपना टाइमर दोबारा स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो दीन में बड़ी आसानी है, यानी अगर आप नीचे चले गए थ्रेशोल्ड से, तो फिर दीन इस्लाम आपसे, यानी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ज़कात जो है उसका हुक्म रुक जाएगा, साकित हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास निसाब ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेपर करेंसी नहीं होती थी, तो पेपर करेंसी जो है, डॉलर है, दिरहम है, आपके पास पाउंड्स हैं, स्टर्लिंग्स हैं, जो भी है, रुपीस हैं हमारे, रियाल हैं, इस तरह की। तो ये उस जमाने में नहीं होते थे पेपर करेंसी। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो पेपर करेंसी है, क्योंकि वो एक मीडियम है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, परचेज का। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, अब बिटकॉइन ऑब्वियसली वो खैर एक अलग डायमेंशन में हम निकल जाएंगे, लेकिन अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ करेंसी, एक डिजिटल करेंसी है। तो जो भी करेंसी होगी उसके ऊपर रूलिंग ज़कात की लगेगी, क्योंकि वो बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, पेपर करेंसी नहीं थी, लेकिन अब हम यूजुअली गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, मतलब इन सेंस कि हम, आप बाजार जाते हैं तो आप लोगों को सब्जी खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो आप पैसे दे के खरीदते हैं, आप पेपर करेंसी दे के खरीदते हैं। आप किसी को एक 10 ग्राम का सोने का सिक्का नहीं देते। ठीक है, सो पेपर करेंसी जो है उसके ऊपर आपकी ज़कात लगेगी, और उसके ऊपर ज़कात का निसाब कैसे होगा, इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं आपको पहले दोनों ओपिनियन बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अथेंटिक क्या है और वो क्यों अथेंटिक है ज़्यादा। अच्छा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पेपर करेंसी के अंदर क्या है कि जो पेपर करेंसी है उसको कहा जाता है कि अब उसका निसाब गोल्ड, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हो रही है ना, एक ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिरहम होता था या दिनार है, और एक गोल्ड का था एक सिल्वर का था।
अब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो निसाब है पेपर करेंसी का वो गोल्ड के हिसाब से लेना चाहिए। यानी गोल्ड का जो निसाब है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रफली मैं आपको भी बता देती हूँ कि 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है वो गोल्ड का निसाब होता है। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं जी, जो निसाब है वो चांदी के हिसाब से होगा, 595 ग्राम्स की जो प्राइस होगी वो निसाब होगा। अब इसमें जो अथेंटिक ओपिनियन है, अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक प्राइस डिफरेंस नहीं था गोल्ड और सिल्वर के अंदर। लेकिन अगर अभी हम देखें, जिस दिन मैं अभी आपकी पीपीटी बना रही थी, आई थिंक 2-3 दिन पहले की बात है ये, जब मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी, और उस वक्त मैंने चेक किया था गूगल से रफली रेट पाकिस्तान के अंदर। तो जो चांदी का रेट था 10 ग्राम का, वो मैं आपको रफ बता रही हूँ, एक अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ कि 3700 समथिंग था, 3770 के करीब था चांदी के 10 ग्राम का। और सोने के 10 ग्राम का जो 24 कैरेट का रेट था वो था तकरीबन 3,70,000। ये मैं पाकिस्तान के रेट आपको बता रही हूँ, 3,70,000 से 75,000 के बीच में। तो कहाँ तो 3,000 है और कहाँ 3,70,000, यानी पौने 4 लाख रुपए। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो क्योंकि इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो जो पहला ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है उसने कहा कि जी आप गोल्ड का जो निसाब है, यानी 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की जो प्राइस होगी उसको पेपर करेंसी में निसाब ले लें। दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम चांदी का जो 595 ग्राम्स की प्राइस है उसको हम पेपर करेंसी का निसाब लेंगे। और उसकी रीज़न उन्होंने ये दी कि देखें पॉइंट क्या है। अब पॉइंट ये है कि जो ज़कात है उसका मकसद क्या है। ज़कात का मकसद ये है कि अमीर से पैसे लिए जाएं और गरीब को पैसे दिए जाएं, ताकि सोसाइटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके अंदर, मतलब ये ना हो कि अमीर एक्सट्रीमली अमीर हो जाए, जो कि क़यामत की निशानियों में से भी है कि अमीर जो है वो एक्स्ट्रा अमीर होता जाएगा और गरीब एक्स्ट्रा गरीब होता जाएगा, जो क्लास डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। सो इस्लाम ने जो ज़कात का सिस्टम इसलिए लगाया है ताकि जो गरीब है वो जो अमीर है उसके अंदर एक सर्टन 2.5 छोटी सी एक परसेंटेज अल्लाह ताला ने रख दी कि ये जो है हक है अमीर के पैसे पे गरीब जो मुफलिस या जो 8 कैटेगरीज हैं उनका, ताकि सोसाइटी के अंदर जो वेल्थ है वो इन सर्कुलेशन रहे, वो स्टेगनेंट ना हो जाए अमीरों के पास। सो लिहाजा स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ज़कात का पर्पज़ ये है कि अमीर से पैसा लेके गरीब को दिया जाए और गरीब जो है उसके सर्वाइवल के लिए उसको हेल्प मिल जाए। और ऑब्वियसली एक थोड़ा सा गलत हमारे सोसाइटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि ज़कात जो है वो रमज़ान में निकालनी चाहिए। तो आप ये देखें कि रमज़ान के अंदर इतना लोग, यानी वो हमने ये बात की है कि ज़कात में रमज़ान का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। ज़कात के अंदर तो ये है कि आपके माल जैसे ही निसाब पे होगा, जो मैंने आपको भी बात बताई है, चाहे वो रबीउल अव्वल में हुआ चाहे वो रबी सानी में हुआ, कभी भी हुआ, मुहर्रम में जब भी आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, आपका टिकर ऑन हो गया। अब जैसे ही 1 लूनर ईयर कंप्लीट होगा, आपकी ज़कात ड्यू हो गई और आपको इमीडिएटली उसको देना है। तो रमज़ान की अंदर जो मेजोरिटी लोग समझते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़कात ड्यू हो चुकी होती है, बट वो रमज़ान का वेट करते हैं 2-2 3-3 4-4 महीने आगे कि रमज़ान आएगा तो हम ज़कात देंगे। और उसका फिर नुकसान ये होता है कि रमज़ान में लोगों के पास बहुत सारे वसाइल इकट्ठे आ जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जानने वाले लो इनकम फैमिलीज होती हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर वो बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं। क्योंकि इस्लाम ने ये सिस्टम इसलिए रखा है ताकि हर शख्स जो है उस वो जब लोगों को अपने अपने टाइम के हिसाब से ज़कात देगा तो लोग, जो गरीब बंदा है उसको थ्रू आउट द ईयर सपोर्ट मिलती रहे। लेकिन हमने क्योंकि रमज़ान को फिक्स कर दिया ज़कात के लिए, इसलिए रमज़ान में सबकी ईदें भी अच्छी गुजर जाती हैं गरीबों की, और उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिल भी जाता है। और वैसे भी क्योंकि हमारे अंदर नेकी का जज्बा बड़ा होता है रमज़ान में, तो हम चैरिटी भी करते हैं, और बाकी थ्रू आउट द ईयर जो गरीब है वो रुल जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि जो पेपर करेंसी है उसका निसाब चांदी की 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के निसाब की प्राइस के ऊपर आएगा। यानी एक रफली मैं आपको बता देती हूँ, एक रफ लेट्स अज्यूम के, 1 मिनट में कैलकुलेटर खोल लेती हूँ साथ साथ। और जो तकरीबन 3700 के हिसाब से, अगर हम, मैं आपको रफ बता रही हूँ, वैसे तो जो यूजुअली इस्लामिक ये आपकी जो महकमा औकाफ वगैरह होते हैं, ये जब आपको फिदिये की अमाउंट देते हैं तो ये आपको पेपर करेंसी की अमाउंट भी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, और आई थिंक इंडिया में भी आती होगी, अखबार में दे देते हैं, या उनकी वेबसाइट पे आ जाती है कि जो पेपर करेंसी है उसका 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के हिसाब से ये अमाउंट बन जाती है। लेकिन लेट्स अज्यूम के अगर हम इसको 595 से, जस्ट मिनट में मल्टीप्लाई करके आपको बता देती हूँ, ये तकरीबन अगर मैं 3700 के हिसाब से लगाऊं कि 10 ग्राम चांदी जो है वो 3700 के रुपीज़ की है, एक रफली मैं आपको बता रही हूँ, 3700 की अगर हमें 10 ग्राम मिल रही है, तो यानी 10 ग्राम जो है उसका रेट 3700 है, तो 595 का कितना होगा, 595 का तकरीबन आपके पास आ जाएगा 2,20,000। ये मैंने आपको रफ बताया है। अब ये ना हो कि आप 2,20,000 पे फिक्स हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि चांदी और सोने के रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो 2,20,000 एग्जाम्पल मैं आपको दे बता रही हूँ कि अगर किसी के बैंक में 2,20,000 पड़े हुए हैं, या उसके घर में उसके पास 2,20,000 कैश पड़ा हुआ है, और 2,20,000 पे साल गुजर गया है, तो इसका मतलब है कि बेशक उसके पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन उसके पास पेपर करेंसी में 2,20,000 है, तो उसको ज़कात देनी है।
ठीक है। सो चांदी वाली जो ऑप्शन है वो इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि उसमें एक तो मेजॉर ज्यादा से ज्यादा लोग ज़कात देंगे, पहली बात। क्योंकि अगर आप सोने का निसाब करके 85 ग्राम्स को लगाएंगे तो 85 ग्राम्स तो तकरीबन आप सोचें 30-40 लाख रुपए बन जाएगा। 85 ग्राम्स जो निसाब है गोल्ड का, उसकी प्राइस अगर आप पेपर करेंसी में लगाएंगे तो उसके हिसाब से 30 या 40 लाख रुपए अगर किसी के पास बैंक में होंगे और उसको साल गुजर जाएगा तो वो ज़कात देगा पेपर करेंसी पे। तो आप ये देखें कि कहाँ पर 2,20,000 है और कहाँ 30,40,000, 40 लाख है, 30,40,000। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग, अगर हम गोल्ड को पेपर करेंसी का निसाब बना देंगे, गोल्ड गोल्ड की प्राइस को, तो बहुत सारे लोग ज़कात नहीं देंगे। और इससे क्या होगा कि जब ज़कात, वो ज़कात देने वाली कैटेगरी से निकल जाएंगे, वो तो उल्टा ज़कात एलिजिबल शो करना शुरू कर देंगे। तो लिहाजा इससे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर देने वाले कम हो जाएंगे और लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। सो लिहाजा इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि जो पेपर करेंसी है उसका निसाब 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर इन योर कंट्री, आप जहाँ जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पर आप गूगल से पूछ लें कि आप यूके में रह रहे हैं, आप यूके में प्राइस देख लें पाउंड्स के अंदर कितनी है, अमेरिका में आप डॉलर्स में देख लें, सऊदीया में रियाल्स में देखें कितनी प्राइस है आपकी 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की। और वो जो अमाउंट आपकी आएगी उसको आप, सॉरी, यूजुअली वैसे तो आपको गूगल वैसे ही बता देगा कि इतनी है, लेकिन अगर आपको 595 ग्राम की नहीं मिल रही तो फिर आप थोड़ा सा मैथ्स लगा के और कैलकुलेट कर लें और वो आपकी पेपर करेंसी का थ्रेशोल्ड या निसाब बन जाएगा। उतने पैसे अगर आपके पास एक साल लूनर ईयर से ऊपर पड़े हैं बैंक में तो आपने उस पे, उस कैश पे ज़कात देनी है 2.5%। ये बात आई होप कि आपको समझ आ गई। ठीक है। तो इसलिए अगर किसी के पास गोल्ड और सिल्वर नहीं भी है, बहुत सारी स्टूडेंट्स होती हैं, अ, बहुत सारे यंग बच्चियां होती हैं जो अपनी पॉकेट मनीज और अपनी ईदियां और बहुत सारी और इधर इधर उधर से जो उनको पास होने पे कैश प्राइजेस मिल रहे होते हैं दादा दादी की तरफ से, नाना, वो जमा करके, मतलब 2-2.5 लाख रुपए आजकल बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज की जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी आपको ईदियां शीदियां और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख रुपए आराम से जमा किए होते हैं और 2-2.5 लाख रुपए जमा करके उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने उस पर ज़कात देनी है। और अगर हम थोड़ा लोअर वाली क्लास में चले जाएं जहाँ पर लेट्स अज्यूम के स्टूडेंट्स ने नहीं इतने जमा किए होते, तो उसके अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घर में वाइफ्स जो हैं वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कमेटी डाली हुई होती है या घर के खर्चों में से उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे करके निकाल के, और उनके पास वो अमाउंट आई होती है और फिर वो सोच रही होती हैं कि अब हम इसको क्या करें, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। और उनके पास वो पैसे पड़े होते हैं और उसमें वो थोड़े थोड़े ऐड करती जा रही होती हैं और उस पे साल गुजर जाता है, यानी 2,20,000 रुपए जमा किए उन्होंने और उस पे साल गुजर गया, 2,20,000 साल गुजर गया और थोड़े थोड़े पैसे उसमें और एंटर होते जा रहे हैं, तो वो समझती हैं कि इस पे ज़कात नहीं होगी क्योंकि हमारे पास तो सोना और चांदी नहीं है। सो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर करेंसी पे भी ज़कात होती है और पेपर करेंसी का जो थ्रेशोल्ड है, निसाब है, वो आपका 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की प्राइस से के बराबर होगा। तो जिसके पास भी इतने पैसे घर में मौजूद हैं, बैंक में मौजूद हैं, और यूजुअली बैंक वाले तो वैसे खुद ही काट लेते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कि आपकी फर्स्ट रमज़ान को बैंक से जितने भी आपके पैसे हैं, अगर वो ये जो 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर है उसकी प्राइस से ज़्यादा आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो वो आपके उसमें से सबके कट जाते हैं। लेकिन जैसे बाहर के मुल्कों में जहाँ पर इस्लामिक सिस्टम नहीं है वहाँ ऐसा नहीं होता, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपका अगर साल गुजर गया आपने पैसे उसमें से 2.5% निकाल के और ज़कात एलिजिबल लोगों को दे देने। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बता भी दिए। ये उस दिन मैंने कैलकुलेट की थी 3,771 के हिसाब से। ठीक है। तो ये प्राइस ऑफ ये तकरीबन आपके पास 2,24,000 आ गया, और अभी 370 मैंने आपको रफली 3,700 के हिसाब से करके बताई तो 2,20,000 के करीब आया। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, ये भी मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट भी बता दिया कि जिस दिन आपको ये अपने बैंक में या जो जहाँ पर भी आपको पैसे जब आपने अपने गले में जमा किए हुए हैं, अपने पिगी बैंक में जमा किए हुए हैं उसके अंदर, तो आपका जब निसाब पूरा होगा तो आप वहां से अपने पास मोबाइल में या कहीं पर नोट कर लें, कैलेंडर पे नोट कर लें कि ये जो फला तारीख है मेरी इस्लामिक तारीख की, याद रखना है, यानी कि आपके जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उस पर नहीं नोट करना आपने। आप नोट कर लें कि यहाँ पर मेरे पास अब मैं साहिब निसाब हो गई हूँ। और उसके बाद पूरा जब एक लूनर ईयर पास हो जाएगा, वो डेट आएगी, तो उसके ऊपर आपने और उसमें आपके पास वो अमाउंट रही है पूरा एक साल, तो फिर आपने 2.5% आपने ज़कात दे देनी है। और ये नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने ये वाला भी आपको बता दिया, ये दिस वन, कि अगर आपका बीच में बिलो द निसाब चला गया है तो उस केस में आपकी क्लॉक रुक जाएगी, और फिर जब आप दोबारा निसाब को क्रॉस करेंगे तो फिर आप क्लॉक दोबारा स्टार्ट करेंगे और 1 लूनर ईयर को क्रॉस करते साथ ही आप फिर ज़कात निकाल देंगे। ज़कात के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ज़कात पहले दी जा सकती है, यानी आप एडवांस ज़कात 1-2 साल की भी दे सकते हैं और उसमें आप करते हैं
कि अगर किसी के पास लेट्स अज्यूम के पैसे ज्यादा आए हैं और वो चाहता है कि अगले साल की ज़कात भी मैं दे दूं, तो वो एडवांस में ज़कात 1 से 2 सालों की दे सकता है। लेकिन फिर वो करेगा क्या कि जब साल कंप्लीट होगा तो फिर वो क्रॉस चेक करेगा कि ये ना हो कि जो ज़कात है वो ज़्यादा बन रही हो और उसने 1 साल पहले जो एडवांस दी थी, यानी उसके पास माल ज़्यादा आ गया, पैसे ज़्यादा आ गए, ज़कात जो है या जेवर जो है उसके अंदर मजीद इजाफा हो गया, तो ज़कात ज़्यादा बन रही है और उसने जो 1 साल पहले एडवांस में दी थी वो थोड़ी हो, तो ये कैलकुलेशन वो फिर अपने जो साल पूरा है उस पे होने पे कर लेगा। और अगर कोई कमी पेशी होगी, अगर उसने ज्यादा दी हुई है तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला के रास्ते में ज्यादा देने में तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कम दी हुई है तो फिर ऑब्वियसली उसको वो जो उसने थोड़ी एडवांस में कम दी हुई है वो फिर जितनी बन रही है वो उसको मेकअप करना है। वो जो जो 8 कैटेगरीज है उनमें से जितने पैसे कम होंगे उनको वो ज़कात देगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छा अब ये आगे हमारी फर्दर आखिरी सेक्शन है हदीस का, कि अगर किसी के पास नहीं, अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, और चांदी के सिक्कों का निसाब 200 दिरहम, ये मैंने आपको बता दिया। और जिसके ऊंटों की ज़कात में 4 साला ऊंट वाजिबुल वसूल हो, और इसके पास इस उम्र का ऊंट ना हो, यानी अगर किसी को जजा जो है वो उसने देना है और उसके पास ये ऊंट नहीं है, और ये कि इसके पास 3 साला हो ऊंट हो, जो जवान ऊंट हो, ऊंटनी हो, तो इससे 2 बकरियां और 3 साला जुफ्ती के लायक। अच्छा, अब ये उर्दू बड़ी टेक्निकल सी होगी, मैं आपको इंग्लिश में इधर से ही पढ़ के बता देती हूँ कि अगर किसी के पास उसका जो कैमल है वो जजा बनता है एक, ठीक है, और उसके पास वो नहीं है, तो उसकी जगह वो क्या करेंगे, वो एक हिक्का दे देंगे। यानी एक जो 3 साल वाली ऊँटी थी, 3+, यानी 3 पूरे करके जो चौथी वाली ईयर स्टार्ट की वो दे देंगे, प्लस 2 गोट्स, या यानी 2 भेड़ दे सकते हैं, 2 बकरियां दे सकते हैं, सॉरी शीप दे सकते हैं या दुम्बे दे सकते हैं, जो भी। या तो ये कर लें कि एक हिक्का दे दें और उसकी 7+ ऐड करके 2 बकरियां दे दें, और अगर 2 बकरियां नहीं है उनके पास तो 20 प्रोफेटिक दिरहम दे दें, इनमें से जो भी उसके लिए पॉसिबल हो। ठीक हो गया। यानी अगर किसी के पास, अब ऑब्वियसली जो हमने ज़कात बताई कि ये फलां ने फलां देना है, फलां ने फलां चीज़ देनी है, ये भी तो हो सकता है कि हर्ड वाला जो मालिक है जिसके पास वो रेवड़ है पूरा, उसके पास वो वाला एज का जानवर ही ना हो, तो फिर वो क्या करेगा, तो उस केस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अगर उसके पास नहीं है तो फिर वो उससे 1 साल छोटा दे दे। यानी जैसे जजा जो थी वो आपका, ये वापस अगर पीछे जाके आप देखें कि 4 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी थी, ठीक है, ये वाली थी 4 ईयर्स कंप्लीट और 5th ईयर थी, तो अगर ये वाली नहीं है तो ये पीछे से हिक्का वाली दे दें और +2 आप शीप दे दें एक्स्ट्रा, यानी वो जो हिसाब है वो बराबर करने के लिए या तो 2 शीप दे दें या 2 गोट दे दें, जो भी आपके पास छोटा जानवर है वो दे दें। और अगर 2 गोट या 2 शीप नहीं है तो फिर आप 20 प्रोफेटिक दिरहम दे दें। ठीक हो गया। अब ये ज़रा लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं। और जिसके ऊँटों की ज़कात में 4 साला ऊँट वाजिबुल वसूल हो और उसके पास उस उम्र का ऊँट ना हो, और ये कि इसके पास 3 साला हो, यानी 3 साला ऊँटनी हो, तो उससे 2 बकरियां और 3 साला जुफ्ती के लायक जवान ऊँटनी वसूल किया जाए, बशर्ती के बकरियां बासानी दस्तयाब हो। ठीक है। यानी अगर बकरियां हैं तो फिर आप एक जो वो है हिक्का वो ले लें और 2 बकरियां ले लें, और अगर बकरियां नहीं हैं तो फिर 20 दिरहम देने होंगे। और जिसकी ज़कात 3 साला जवान ऊँटनी आती हो, इसके पास 4 साला ऊँट हो, तो इससे वही 4 साला ऊँट लिया जाएगा, मगर ज़कात वसूल करने वाला इसे 20 दिरहम या 2 बकरियां वापस देगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप बड़ा नोट लेके जाएं दुकान पे समोसे खरीदने के लिए। लेट्स अज्यूम के किसी के पास, किसी ने समोसे लेने हैं, 70 70 रुपए का, लेट्स अज्यूम एक समोसा है, 50 रुपए का कर लेते हैं, अच्छा चलें, 50 रुपए का एक समोसा है, और उसके पास नोट 100 रुपए का है और समोसा उसने एक लेना है, तो अब वो क्या करेगा कि वो 100 रुपए का नोट देगा और एक समोसा और साथ में 50 रुपए उसको चेंज वापस मिलेगी। ठीक है। और कभी कभी आप ये देखें कि दुकान वाले, पाकिस्तान में तो ऐसे अक्सर होता है, मैंने देखा है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी जो कि 98 रुपीज़ की थी, ठीक है, तो 98 रुपीज़ की थी और आपने 100 रुपये दिए, तो कभी कभी दुकान वाला जो है ना वो आपको 98 रुपये वाली चीज़ दे के और साथ में 2 टॉफियाँ 1 1 रुपए वाली दे देता है, क्योंकि उसके पास चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, ये यही सिस्टम बता रहे हैं कि ये नहीं, पहला जो इन्होंने ये वाला पॉइंट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो बड़ा वाला ऊँट है 4 साल वाला वो देना हो ज़कात में, लेकिन वो नहीं अवेलेबल, तो उससे 1 साल छोटा वाला ऊँट लेके और साथ में 2 बकरियां ले लें, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। एक बड़े ऊँट की जगह एक छोटे यंग ऊँटनी और साथ में 2 बकरियां आप दे दें। और अगर 2 बकरियां नहीं है उसके पास, लेट्स अज्यूम कि उसके पास सारे सिर्फ कैमल्स ही हैं, बकरियां हैं नहीं, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि 20 प्रोफेटिक दिरहम, यानी उस जमाने के दिरहम जो है वो एक हिक्का के साथ, यानी एक ऊँटनी और
जो छोटा वाला जानवर है उसके हर जानवर के एवज 10 प्रोफेटिक दिरहम दे रहे हैं, यानी टोटल दो जो गोट्स हैं उसके बदले में 20 दिरहम दिए जा रहे हैं। तो एक ये एक्सचेंज का सिस्टम ये हो गया। और इसी तरह अगर किसी ने बड़ा जानवर जो है वो दे दिया, यानी उसकी जो ड्यू थी वो 3 साल वाली थी, लेकिन उसके पास 3 साल वाली थी ही नहीं, तो उसने 4 साल वाली दे दी। तो उस केस में जो दुकानदार जैसे चेंज वापस करता है, उस तरह जो टैक्स कलेक्टर है वो चेंज वापस करेगा, और जो उसके पास उसने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है उसमें से या तो वो 2 भेड़ें उसको चेंज के तौर पे वापस करेगा, और अगर टैक्स कलेक्टर के पास भेड़ें नहीं है तो फिर वो 20 प्रोफेटिक दिरहम उसको चेंज में वापस कर देगा। ठीक है, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। सो इस केस के अंदर अब स्कॉलर्स क्या डिस्कस करते हैं कि जो 20 प्रोफेटिक दिरहम है वो बहुत ज़्यादा लो अमाउंट है, क्योंकि चांदी के दिरहम होते थे, और हमने ये बात की कि चांदी की प्राइस अब फी ज़माना बहुत ज़्यादा गिर गई है एज़ कम्पेयर टू उस ज़माने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, अभी बहुत डिफरेंस है। तो 20 प्रोफेटिक दिरहम बहुत थोड़े बनेंगे वर्सेस अगर हम दो बकरियों की प्राइसेस देखें। नॉर्मली आप देखें ना पाकिस्तान में, जब हम बकरा ईद के ऊपर बकरा लेने जाते हैं तो मतलब एक नॉर्मल सा दरमियाना सा बकरा जो है वो 60-70 हज़ार का आता है। 50 का भी आ जाता होगा, वैसे मैं कभी लेने नहीं गई, लेकिन तकरीबन 50 से लेके 70 के बीच में एक नॉर्मल बकरा आता है। और अच्छे बकरे जो है वो आप जब लेने जाते हैं तो लाख रुपए, 1,20,000 का बकरा ही आ रहा होता है सिर्फ। सो एनीवेज एक एवरेज अगर हम समझे तो 60 हज़ार का एक बकरा है। ठीक है, तो 60 हज़ार का बकरा वर्सेस 20 दिनार दिरहम जो है वो तो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि सिल्वर की जो प्राइस है वो बहुत कम है। सो लिहाजा उस पे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हम यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एडवाइस है, क्योंकि अगेन ज़कात का मकसद क्या है कि गरीब का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, और जो अमीर है ऑब्वियसली उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर फिर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 20 दिरहम जो है उसके बजाय आप जो एक्चुअली करंट प्राइसेस हैं दो बकरियों की आप वो देंगे। यानी अगर उसके पास जैसे पहली इस वाली जो केस में अगर बड़ा ऊंट देना था और उसके पास छोटा ऊंट था, तो छोटे ऊंट के साथ या तो वो दो बकरियां दे, और बकरियों के अगर नहीं है उसके पास तो फिर वो दो बकरियों की पैसे देगा। ठीक है, और इसी तरह अगर ज़कात कलेक्टर गया है और उसने बड़ा ऊंट जो है वो उसको मिल गया है, और लेना उसने छोटा ऊंट था, यानी ड्यू छोटा ऊंट था लेकिन दे बड़ा दिया है, तो फिर वो चेंज के तौर पे दो बकरियां दे दे, और अगर दो बकरियां नहीं है तो दो बकरियों की प्राइस दे दे, यानी 20 दिरहम्स के ऊपर अब वो नहीं रहेगा। वो फी जमाना क्योंकि बकरियां महंगी हो गई हैं तो वो दो बकरियों की प्राइस दे देगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये हमने मैं आपको साथ दिखा देती हूँ कि ये वाला पॉइंट क्लियर किया है। ठीक है अभी। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि इफ़ समवन हैज़ जज़ा, और उसको हिक्का देना था, तो यानी बड़ा वाला ऊंट अगर उसके पास था, उसने ड्यू छोटा था तो बड़ा वाला दे दिया, तो उसके बाद ज़कात कलेक्टर उसको दो भेड़ें वापस करेगा, या इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो वापस करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आई थिंक ये कंप्लीट, हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लंबी एक हदीस थी। अब आप ये देखें कि ये हमने 4 पेजेस के इसकी रूलिंग्स की है, इतनी लंबी रूलिंग्स हमने कि पिछली तक हमारी 500 हदीसें होने वाली हैं, लेकिन हमने किसी हदीस के अंदर इतनी रूलिंग्स नहीं थी। सो एनीवेज ये लेकिन लंबी हदीस थी, इंटरेस्टिंग थी काफ़ी। और जस्ट लेट मी सी कि अगर हम एक या दो हदीसें और कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो अब आप लोगों का थोड़ा सा मेंटल स्टेटस सुकून में लाने के लिए हम अगली हदीस की तरफ चलते हैं। बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी हदीस है। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नहीं 480, एक सेकेंड, 486, जस्ट सेकेंड, 485 है। ठीक है, 485 हमारे पास है। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यमन की तरफ आमिल मुकर्रर करके भेजा। ठीक है, ये वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की थी। इनको हुक्म दिया कि वो अब ये गाय पे आ गए। ठीक है, तो गाय में क्या है कि उनको हुक्म ये दिया कि वो 23 गायों पर, यानी जो 23 गायें हैं उसके ऊपर, सॉरी 30 गायें, उर्दू में 23 में पढ़ रही हूँ उसको 30, 30 गायों 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 पर एक साला मादा गाय और नर बछड़ा वसूल करें, और हर 40 की तादाद पर एक 2 साला बछड़ा लिया जाएगा, और हर नौजवान से 1 दिनार या माफरी कपड़ा लिया जाएगा। इसे पांचों ने रिवायत किया है, और मतन हदीस के अल्फाज अहमद के हैं, और तिरमिजी ने इसे हसन करार दिया, और इसके मौसूल होने के बारे में इख्तलाफात का शिकार है, और इब्न हिब्बान और हाकिम दोनों ने इसे सही करार दिया है। पांचों ने इसको नरेट किया। अच्छा, अगर आप 5 को मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि 5 कौन थे, जब भी आप जो न्यू स्टूडेंट्स उनको मैं बता रही हूँ, जो पुराने हैं उनको पता होना चाहिए कि ये 5 क्या है। जब भी आप बुलुगुल मराम के अंदर 4 पढ़ेंगे, यानी रिपोर्टेड बाय 4 उर्दू में, या अरबा का वर्ड पढ़ेंगे कि
इसको चारों ने, इन ट्रांसलेशन के अंदर आप चारों इमामों से पढ़ेंगे तो चारों इमामों से मुराद अबू हनीफा और इमाम मालिक और शाफी नहीं है, बल्कि ये बुक्स की बात हो रही है। यानी बुक्स कौन सी, जो हमारी जो 6 to 7 हमारे पास बेसिक अथेंटिक बुक्स हैं हदीसों की, उनकी बात हो रही है। तो जब आप फोर का वर्ड पढ़ेंगे तो फोर का मतलब है सुनन निसाई, तिरमिजी, अबू दाऊद और इब्ने माजा। ठीक है, ये जब फोर पढ़ेंगे तो ये चारों हैं, नसाई, दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा। जब थ्री पढ़ेंगे तो इब्ने माजा को निकाल दें, सिर्फ निसाई, यानी जहां पर लिखा होगा ना कि ये तीन इमामों ने इसको नरेट किया है, तो वहां पर मतलब है कि निसाई, दाऊद और तिरमिजी। जहां चार पढ़ेंगे तो इन तीनों के साथ आपके पास इब्ने माजा ऐड हो जाएगी। जहां पांच लिखा होगा तो मतलब ये कि इन चारों के साथ मुस्नद इमाम अहमद ऐड हो जाएगी। ठीक है, जहां सात लिखा होगा वहां इन पांचों के साथ सही बुखारी, सही मुस्लिम ऐड हो जाएगी। ठीक है, जहां छह लिखा होगा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये मैं आपको जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप में मैंने ये पूरा लिख के एक मैसेज रखा हुआ है, तो आपको मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। लेकिन ये कि ये जो बुक है आपकी बुलुगुल मराम, इसमें ये फिर वर्डिंग्स आप, यानी पूरी वो लंबा नहीं तमीज लिखी जाती, जैसे यहाँ पर भी आप देखें कि फाइव लिखा हुआ है। अब फाइव से क्या मुराद है, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि फाइव का मुराद ये कि कहाँ कहाँ मेंशन हुई है। ये फाइव का मतलब है कि ये हदीस आपके पास तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा, दाऊद और मुस्नद अहमद पांचों में मौजूद है। तो वो पांचों के नाम लिखने के बजाय इन्होंने यहाँ पर फाइव लिख दिया है। ठीक है, और साथ में सही है, यानी इसके ऊपर थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो इसका जो रूलिंग है वो सही हदीस है ये। ठीक है, अब मेल काउ जो है, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो तबी और तबिया। ठीक है, तो तभी जो है ये मेल काउ होती है, होता है, मेल का होता है 1 year old, और तबिया जो है वो फीमेल जो है उसको कहते हैं जिसका 1 साल हो गया है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो दूसरा इसमें वर्ड यूज किया है वो मुसिन्ना का वर्ड यूज किया है। तो मुसिन्ना जो है, यानी जैसे हमने ये बिंतु लबून और ये वाली चीजें पढ़ी थी, तो इसी तरह ये गायों के अंदर मेंशन है, अरबी का वर्ड, और ये 2 year old काउ को कहते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर रूलिंग आपको मैं क्विकली बता देती हूँ, बहुत लंबी चौड़ी रूलिंग नहीं है, क्योंकि ये देखिए आगे हमारी अगली हदीस है, तो ये बस हम लास्ट हदीस ही करेंगे कि 30, यानी 30 जो है काउस। अब आप ये देखें कि 30 का हुक्म दिया है ना, यानी पीछे अगर आप इंग्लिश में भी देख लें तो जक़ात जो है वो आपकी 30 काउस के ऊपर हो रही है। तो 30 काउस इसका मतलब है कि आपके पास निसाब आ गया गायों का। अब गायों में गाय भी आ जाएंगी और भैंसें भी आ जाएंगी, और वो वाली जितनी कैटेगरी है उसके अंदर ही आ जाएगा। तो 30 से 39 काउस की ज़कात जो है वो एक आप जो फीमेल है गाय जो कि 1 साल वाली है, या जिसको हम यूजुअली आई थिंक उर्दू में बछिया कहते हैं। ठीक है, सो 1 साल वाली आप फीमेल या मेल में से जो भी अवेलेबल है वो ले लेंगे। 40 काउस जो है उसके ऊपर आप ले लेंगे एक मुसिन्ना। ठीक है, मुसिन्ना कौन सी थी, 2 years वाली थी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि 2 साल, मतलब ये दो बातें हैं जो आपको बता दी गई हैं। हर नौजवान से 1 दिनार या माफरी कपड़ा लिया जाए, ये जिजिया की बात हो रही है। यानी जिजिया की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इनको यमन भेजा जा रहा था, तो वहां पर अहले किताब थे। यानी मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा जा रहा था, और वहां पर अहले किताब थे। और अहले किताब कौन से होते हैं, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस को अहले किताब कहा जाता है। तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं अहले किताब के, वो ज़कात नहीं पे करते। यानी जो मुस्लिम रूल के अंदर अहले किताब रह रहे होते हैं, यानी जो रूलर है वो मुस्लिम है, बट जो वहां पर कंट्री में लोग रह रहे हैं उनको ये कहा जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर लें। और अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करते, क्योंकि अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो फिर तो वो ज़कात देंगे, और अगर इस्लाम नहीं कबूल करते इन दैट केस उनसे जिजिया लिया जाता है। तो जिजिया जो है वो एक लैंड टैक्स, या आप समझें कि एक सिक्योरिटी टैक्स टाइप चीज़ होती है जो अहले किताब से लिया जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि बेसिकली ये अहले किताब जो मुस्लिम रूल के अंडर रह रहे होते हैं वो देते हैं, और इस टैक्स के बदले मुस्लिम्स जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सेफ गार्ड को मेक श्योर करते हैं। यानी फिर वो उनके आप समझे उनकी रियाया में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके रूल में रह रहे हैं और वो उनको टैक्स दे रहे हैं। तो एक तरह से वो उनकी रियाया का हिस्सा होते हैं, और मुसलमान फिर उनकी प्रोटेक्शन और गार्डियनशिप ओन मतलब ऑब्वियसली ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो एक दिनार जो है, दिनार अब दिरहम जो है वो था आपका चांदी का, और दिनार जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात हो रही है, तो ये गोल्ड है। ठीक है, तो एक दिनार जो है वो पर पर्सन पर ईयर का जिजिया उन्होंने बताया है मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और अगर उनके पास एक दिनार ना हो, जैसे ऑब्वियसली गरीब अहले किताब भी होते हैं, तो उनको फिर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई शख्स जो है उसके पास कैश या गोल्ड, वो जो दिनार वाली फॉर्म है, वो ना हो, तो फिर उससे क्या किया जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास दिनार नहीं है, तो उस दिनार की अमाउंट के वर्थ के बराबर जो भी वो कोई बिजनेस कर रहा है, अगर कपड़े का बिजनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कपड़ा ले लिया जाए, बट ये उस जमाने में क्योंकि एक फैब्रिक था जो बड़ा मशहूर था, इसलिए यहाँ पर माफरी कपड़े की बात हो रही है।
यानी अगर इंग्लिश की आप ट्रांसलेशन देखें तो ये लिखा है कि मेड इन टाउन इन यमन कॉल्ड माफिर है। और अदरवाइज जो है वो इसका फी जमाना अगर हम देखें, वैसे तो जिजिया अब आई एम नॉट श्योर कि कहीं पर लिया जाता है करंट दौर में, लेकिन उस जमाने की बात हो रही है कि अगर किसी के पास 1 दिनार नहीं है तो फिर वो जो भी बिजनेस कर रहा है, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोड्यूस का 1 दिनार की वर्थ मटेरियल जो है वो जिजिया के तौर पे वो दे देगा। चाहे वो कपड़ा है, कि चाहे वो कोई यील्ड है किसी चीज की, यानी आप समझें कि कोई वो उसने खजूरें लगाई हुई हैं या कोई उसकी मिल्क प्रोडक्शन है, कोई भी चीज, तो वो 1 दिनार की वर्थ के बराबर जो वो प्रोड्यूस बना रहा है, जो वो चीज बना रहा है, वो एज अ जिजिया दे देगा। तो ये उनको ये बात बताई जा रही है, और ये वही कनेक्शन के अंदर जो हमने पहली हदीस थी हमारी, ये उसी के कनेक्शन में बात हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सारी चीज़ें समझा के भेजी थी कि तुम ऐसे 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 करना स्टेप बाय स्टेप। तो उसी का एक सेक्शन हमने अब ये 485 नंबर हदीस पे पढ़ा है। तो अभी तक माशाल्लाह हमारे पास 2 दिन के अंदर हमने वैसे तो 3 हदीसें की हैं, लेकिन जो सेकंड नंबर हदीस थी 484 नंबर, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 हदीस के बराबर थी। तो स्लो हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ज़कात जो है वो जैसे जिन स्टूडेंट्स ने हमें जो बुक ऑफ जनाइज है उसमें ज्वाइन किया था, तो उसमें हमने बहुत जल्दी तेज़ी से की थी बिकॉज उसमें रूलिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ज़कात के केस में ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो हमने बाबुल मियाँ किया था उसके अंदर भी बहुत रूलिंग्स थी। तो ज़कात के केस में हम ज़रा स्लो चलेंगे ताकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहे। अभी तो खैर हम ये ऊँटों और जानवरों के बीच में घूम रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें। लेकिन जो आज हमने पेपर मनी को डिस्कस किया है, हमने चांदी को डिस्कस किया है, इंशाल्लाह आगे हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे। और फिर जैसे जैसे ज्वेलरी के ऊपर बड़ी एक डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज ज्वेलरी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा कि पर्सनल पहनने वाली ज्वेलरी पे ज़कात देनी है कि नहीं देनी, क्या सिचुएशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर बच्चों के नाम पे वो जो हमने कल बात की थी कि रख देती हैं खवातीन के, ये फला मेरी 2 साल की बच्ची का है तो उस पर ज़कात देनी है नहीं देनी, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो ज़कात का सेक्शन हम ज़रा स्लो स्लो चलेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ आती रहें और याद रहें, क्योंकि ज़कात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे लोग जब एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो फिर लोग मशवरा भी करते हैं, तो जब आपको नॉलेज है देन यू आर बाउंड कि आप लोगों को सही मशवरा दें टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। और फिर ये कि ज़रूर ये करें कि थोड़ा थोड़ा एक दफ़ा वंस ये बुक फिनिश करें तो आप साथ साथ रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि चीज़ें आप भूल जाएंगे। अदरवाइज आप 1 डेढ़ साल के बाद अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। सो क्लास का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल हम 486 पे आएंगे। सॉरी कल नहीं, नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह 486 पे आएंगे। मैं आगे भी इसकी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह बना लूंगी। आगे ये छोटी हैं, फिर को बहुत लंबी नहीं है, सिंगल सिंगल थोड़ी सी हैं, और लंबी हदीस आएंगी बीच में। और तो इंशाल्लाह ये जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 हदीसें, या शायद इससे ज़्यादा अगर छोटी होंगी तो हम इससे ज़्यादा कर लें एक क्लास में। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।